So, good morning, students. Welcome to your SS class. Today's SS class. Today, we are going to study the next topic of Chapter 7 History, Civilizing the Native, Educating the Nation. This is the part second of this chapter. In the first part, we have already studied uh, grave errors of East and education for commerce and British, the traditions of the Orientalism, etc. Today we are going to study the what happened to the local schools. अब ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसीज़ या वुड डिस्पैच के ज़रिए जब उन्होंने सारे इंडिया में सारे स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम स्टार्ट कर दिया तो उसके साथ लोकल जो स्कूल्स थे उनके साथ क्या हुआ। जो पाठशालाएं जो चलती थी, छोटे जो स्कूल चलते थे, छोटे छोटे जो सेंटर्स चलते थे, जिनको गुरु लोग जो चलाते थे, उनके साथ वो क्या हुआ, उसमें हम देखेंगे कि क्या आप ये सोच सकते हो कि अंग्रेज़ों से पहले, ब्रिटिशर्स से पहले, ये सिस्टम लाने से पहले बच्चों को, स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाया जाता था, क्या टॉट किया जाता था उन्हें। हैव यू एवर वंडर्ड वेदर दे वेंट टू स्कूल्स, जब वो स्कूल जाते थे या जब वो इस तरह के स्कूल्स थे, इफ देयर वर स्कूल्स, व्हाट हैपेंड टू दीज अंडर दिस ब्रिटिश रूल, तब क्या हुआ था उस समय। ठीक है, अगर वो स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के होते हुए उनके साथ क्या हुआ था। तो उसका फर्स्ट टॉपिक है द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम। अब यहाँ पे विलियम एडम एक ब्रिटिश स्कॉटिश पर्सन थे, जो उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी। वो क्या थी वो हम देखेंगे। इन 1830 में विलियम एडम स्कॉटलैंड से आए हुए एक प्रचारक थे, जिसे हम कहेंगे एक पर्सन जो आए थे। उनको ये कहा गया था कि आपने बिहार और बंगाल के स्कूल्स में जाकर विजिट करना है, वहाँ पे देखना है, दौरा करके आना है कि क्या है वहाँ के स्कूलों की कंडीशन क्या है। ठीक है, he had been asked by the company to report on the progress of education in vernacular schools. Vernacular in the means local schools. अब विलियम एडम को ये कहा गया कि आपने बंगाल और बिहार के स्कूल्स में जाके एक विजिट करके वहाँ की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेके आनी है। ठीक है, कि उनकी वो क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे दी गई। जब उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाई, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, तो उनकी रिपोर्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट थी। ठीक है, देयर Adam found that there were over 1 lakh पाठशालास in the बंगाल and बिहार। बंगाल और बिहार में उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि वहाँ पे लगभग 1 लाख के आसपास वो छोटी छोटी पाठशालाएं हैं। यानी उनको स्कूल नहीं कहा जाता था, वो पाठशालाओं के रूप में माना जाता था, उनको पाठशालाएं कहा जाता था। छोटे छोटे सेंटर्स थे, छोटे छोटे केंद्र थे। उनमें लगभग मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते थे, जो उनकी संख्या होती थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते थे, वो होते थे 20, सिर्फ 20 वो होते थे। और ये जो पाठशालाएं थी, ये जो स्कूल्स थे, जो सेंटर्स थे, ये कौन चलाता था? वहाँ के एरिए के जो वेल्दी पर्सन्स होते थे, धनी लोग होते थे, या वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ होती थी, उनके द्वारा चलाई जाती थी, उनके द्वारा उसको रन किया जाता था। और कई पाठशालाएं तो ऐसी थी जो गुरु होते थे, मतलब चलाने वाले, जो पढ़ाने वाले, शिक्षा देने वाले, उनके द्वारा ही रन की जाती थी। ठीक है, तो द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज फ्लेक्सिबल। अब इस शिक्षा का जो सिस्टम था वो फ्लेक्सिबल था। फ्लेक्सिबल इन द मीन्स लचीला। अब हम यहाँ पे ये सोचेंगे कि फ्लेक्सिबल कैसे हो गया, तो उसको हम देखेंगे। फ्यू थिंग्स दैट यू एसोसिएट विद द स्कूल्स टुडे were present in the pathshalas in that
टाइम। आप सोचते हो ना, ये जो चीज़ें आज आप स्कूल से उम्मीद करते हो, एक्सपेक्ट करते हो कि हमें ये चीज़ें स्कूल में मिलनी चाहिए। आप उम्मीद लगाते हो कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो डिमांड्स होती हैं ऑलमोस्ट हम देखते हैं पेरेंट्स की या बच्चों की कि स्कूलों में ऐसा होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो थी उस समय हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, देखिए, at that time there were no fixed fee, no printed books, no separate school building, no benches, no chairs, no blackboards, no system of separate classes, and no roll call registers, no annual examinations, and no regular timetable. In some places classes were held under a shop or a temple or a banyan trees. आप सुन के हैरान हो रहे होंगे कि ये सब क्या, कोई टाइम टेबल नहीं होता था, कोई एनुअल एग्ज़ाम्स नहीं होते थे, कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं हुआ करती थी, कोई रोल कॉल रजिस्टर नहीं हुआ करते थे, ये सारी चीज़ें। और किसी भी मंदिर या किसी भी शॉप के कमरे में एक छोटा सा सेंटर, छोटी सी पाठशाला बना दी जाती थी। उसको गुरु लोग, जो पढ़ाने वाले शिक्षक होते थे, वो रन करते थे। और सबसे बड़ी बात वहाँ पे ये होते थे कि बच्चों की जो फीस होती थी वो पेरेंट्स की इनकम के अकॉर्डिंगली तय की जाती थी, फिक्स की जाती थी, राइट। जो वेल्दी लोग होते थे, अमीर लोग होते थे, वो लोग जो क्या करते थे, अपने उनकी गरीबों से ज़्यादा फीस वो देते थे, यानी अमीर लोग ज़्यादा देते थे और गरीब लोग कम देते थे, यानी कि फ्लेक्सिबल थी वही। और ओरल शिक्षा दी जाती थी। नेचुरली जब प्रिंटेड बुक्स नहीं हुआ करती थी तो फिर क्या था, ओरल उनको टीचिंग्स दी जाती थी। एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अब वो गुरु ही डिसाइड करते थे कि बच्चों की आवश्यकता कहाँ पे है, उनको क्या पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। अलग अलग कक्षाओं में, अलग अलग रूम्स में या अलग अलग क्लासरूम्स में नहीं बिठाया जाता था उन्हें एक ही रूम में बिठा दिया जाता था, एक ही साथ बैठते थे और उनके लेवल के हिसाब से भी किस स्टूडेंट का क्या लेवल है, 2, 3, 5 स्टूडेंट्स जितने भी होते थे उनका लेवल क्या है, उनको उसके अकॉर्डिंगली उनको स्टडी करवाई जाती थी, उनको टीचिंग्स दी जाती थी। देन the Adam discovered that this flexible system was suited to local needs. अब क्या होता था, एडम ने ये देखा कि ये जो फ्लेक्सिबल सिस्टम है ना, ये लोकल नीड्स के हिसाब से काफ़ी सही है, उसको सही लगता था। लेकिन अब वो क्यों, क्योंकि वो ये होता था कि उस समय जब क्रॉपिंग सिस्टम होता था, हार्वेस्टिंग सिस्टम होता था, तो उस समय जो वो क्लासेस होती थी ना, वो बंद कर दी जाती थी, यानी उस समय वो स्कूल्स नहीं लगते थे। क्योंकि उस समय ज़्यादातर क्या होता था, पेरेंट्स तो खेतों में काम करने के लिए जाते थे, तो उनके साथ बच्चे भी हार्वेस्टिंग के लिए या क्रॉपिंग सिस्टम में बच्चे भी उनके साथ चले जाते थे। जब तक वो सारा फसल का टाइम चलता था, क्रॉपिंग का चलता था, क्रॉप्स कट एंड स्टोर, जब तक वो कट नहीं जाती थी, स्टोर हो नहीं जाती थी, तब तक वो क्लासेस जो थी वो बंद कर दी जाती थी। फिर जब वो हो जाता था, हार्वेस्टिंग हो जाती थी, क्रॉपिंग सीजन ख़त्म हो जाता था, तब दोबारा से क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी, ठीक है। तो इसका जो मेन जो सिस्टम क्या होता था, इसका रिजल्ट क्या होता था, जो छोटे छोटे जो किसान होते थे, जिन उनकी फैमिलीज होती थी, उनके बच्चे भी पढ़ लेते थे। क्यों? क्योंकि जब वो काम खत्म हो गया तो वो भी स्टडी करने के लिए आ जाते थे, जब तक वो नहीं आते थे तब तक क्लासेस बंद रहती थी, ठीक है। तो ये तो आ जाता है हमारा रिपोर्ट, जो विलियम एडम ने जो रिपोर्ट तैयार करके कंपनी को दी थी। उसके बाद न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल्स में क्या आता है कि न्यू रूटीन 19th सेंचुरी के मिड में कंपनी ने एक मुख्य जो कहते हैं ना मेन रूप से, मेनली जो उसने क्या जोर दिया, उन्होंने ये कहा कि हायर एजुकेशन के ऊपर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया, अपना कंसंट्रेशन उनके ऊपर। जो लोकल जो पाठशालाएं थी, लोकल जो स्कूल थे, उनके जो वर्कर्स थे वो ज़्यादा वहाँ पे उन कामों में, मतलब जो पाठशालाएं चलती थी ना, उनके कार्यों में उन्होंने दखल नहीं दिया, यानी इंटरफेयर नहीं किया उन लोगों ने। 1854 के बाद उन्होंने, कंपनी ने क्या किया, जो ये लोकल जो एजुकेशन प्रणाली थी, एजुकेशन सिस्टम जो था,
उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, उसमें चेंजेस लाने के लिए कंपनी ने ये सोचा कि अब हमें इसमें चेंजेस लाने चाहिए। अब कंपनी का ये सोचना था कि जो प्रेजेंट हालात हैं, जो प्रेजेंट सिस्टम है, उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, नई सिस्टम्स, नए रूटीन्स, नए रूल्स लाए जा सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, तब हो सकता है कि इसमें रेगुलर जो है इंस्पेक्शंस की जाएं। रेगुलर इंस्पेक्शंस करने का फ़ायदा ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि जो गुरु लोग हैं, जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, वो बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं या क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, या उनके साथ कैसा, उनको क्या टीच किया जा रहा है, किस तरीके से टीच किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें रेगुलर जो इंस्पेक्शन के ऊपर डिपेंड करता था। तो इसके साथ ही क्या हो जाता था, हाउ वाज दिस टू बी डन, what measures did the company undertake। अब क्या किया, अब इसको कैसे किया जा सकता था, या इसको चेंजेस लाने के लिए इसमें कंपनी ने क्या किया, क्या कदम उठाए, क्या स्टेप्स उठाए उन्होंने। सबसे पहले कंपनी ने बहुत सारे इसमें न्यू रूटीन्स और न्यू रूल्स में कंपनी ने क्या किया, कंपनी ही इट अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स। पंडित जो लोग थे ना, उन लोगों को, पंडितों को कंपनी ने अपॉइंट कर लिया एज ए गवर्नमेंट जॉब के रूप में, एज ए इंस्पेक्टर्स के रूप में पंडितों को। ठीक है, अब हर एक पंडित को क्या किया उन्होंने, 4 to 5 जो स्कूल थे उनके अंडर कर दिए। 4 से 5 स्कूल जो था उसको देख रेख करने का या उसकी इंस्पेक्शन करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, वो पंडितों को दे दी गई कंपनी ने। पंडितों का काम क्या रह गया, अब उनका ये था कि आप लोग इन पाठशालाओं में विजिट करोगे, विजिट करने के बाद वहाँ पे जो टीचिंग्स दी जा रही हैं, वहाँ की कंडीशन में जो चेंजेस लाने हैं, जो डेवलपमेंट्स लानी है या इम्प्रूवमेंट करने हैं, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करोगे। और जो गुरु लोग जो थे, जो शिक्षक थे, उनको मतलब जो इंस्ट्रक्शंस दी गई कि आप लोगों ने टाइम टू टाइम स्कूल की रिपोर्ट जो है वो रेडी करनी है, रेडी करके उनको पंडितों को देनी है। और पंडित लोग जो थे वो आगे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, यानी कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, उनको देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एक क्या किया कि बाकायदा एक टाइम टेबल तैयार किया गया कि टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाया जाना चाहिए, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाना चाहिए, टीचिंग्स दी जानी चाहिए। और बच्चों की जो लर्निंग कैपेबिलिटी है या क्वालिटी है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। एनुअल जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी एक सिस्टम तैयार किया गया, उसकी एक रूपरेखा जिसको कहते हैं वो तैयार की गई। ठीक है, और स्टूडेंट्स से ये कहा गया कि आप जो मंथली फ़ीस है, नियमित रेगुलर फ़ीस आप पे करोगे। जिस क्लास के, जिस स्टूडेंट की जितनी फ़ीस होती थी वो रेगुलर फ़ीस दी जाएगी। प्रॉपर तरीके से रेगुलर क्लासेस वो अटेंड करेंगे, अपनी ही सीट के ऊपर बैठेंगे और प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन में आके स्कूल के सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग चलेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये सारे जो नियम थे, सारे जो सिस्टम थे, इन नियमों को चलाने वाली जो पाठशाला, सरकारी ग्रांट मिलने वाली जो पाठशालाएं थी, जो स्कूल्स थे, वो यहाँ पे चली। और फिर ये पाठशालाओं के अंदर जो नया जो सिस्टम चलाया गया, जो लोग उस सिस्टम के अंडर काम करने को तैयार नहीं थे, जो रेडी नहीं थे, उन्हें गवर्नमेंट ग्रांट नहीं दिया गया, उनको नहीं दिया जाता था। जिन गुरुओं ने सरकारी जो इंस्ट्रक्शंस थे उनको ओबे करने के बजाय, मानने के बजाय जो मना कर दिया कि हम नहीं इन चीज़ों को मानेंगे, अपनी इंडिपेंडेंट अपनी पाठशाला चलाएंगे या इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे, उनको जो गवर्नमेंट हेल्प थी या गवर्नमेंट जो ग्रांट था वो मिलने वाला नहीं था। इसीलिए फिर वो क्या था, जो सरकारी ग्रांट वाले स्कूल थे, सरकारी ग्रांट वाली जो पाठशालाएं थी, उनके सामने फिर ये वीक पड़ने लग गए। क्यों? सरकारी ग्रांट में तो नेचुरली है, उसमें डेवलपमेंट होगी, उसमें इम्प्रूवमेंट होगी, उसकी टेक्नोलॉजीज बढ़ेंगी, यानी उसमें सिस्टमेटिकली काम चलेगा, तो फिर वो वीक पड़ने शुरू हो गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या था, द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड अनदर कॉन्सिक्वेंस इन द अर्ली सिस्टम। चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर पेजेंट फैमिलीज हैड बीन एबल टू गो टू द पाठशाला।
अब ये नए नियम और नई जो रूटीन्स स्टार्ट हो गई थी, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो गरीब किसानों के बच्चे थे ना, वो भी पाठशालाओं में जाना शुरू हो गए, जा सकते थे, क्योंकि अब उनको टाइम टेबल के हिसाब से, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से जो काम करते थे उसके हिसाब से उनको स्कूल जाना। अब बच्चे रेगुलर स्कूल आना शुरू हो गए, या जो फसल का टाइम होता था जब वो पहले नहीं जा पाते थे, तो अब उनको ऐसा नहीं था, वो प्रॉपर तरीके से स्कूल आते थे, रेगुलर स्कूल आते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो उसको इनडिसिप्लिन स्टूडेंट मान के अलग उसको समझाया जाता था, या जो पढ़ना लिखना नहीं चाहता था तो उनकी एक अलग से लिस्ट बन जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन। अब एजेंडा फॉर द नेशनल एजुकेशन का मतलब क्या हुआ कि एक राष्ट्रीय शिक्षा की जो एक लिस्ट थी, जो एजेंडा था, जो सूची बनाई जाती है, लिस्ट बनाई जाती है, वो क्या थी। देखिए, British officials were not the only people thinking about education in India. From the early 19th century, many thinkers from different parts of India began to talk the need for a wider spread of education, impressed with the development in Europe. अब ऐसा एजेंडा में क्या था, देखो कि ऐसा नहीं था कि खाली ब्रिटिश ऑफिशियल्स ही अब ये चाहते थे कि इंडिया में शिक्षा को इम्प्रूव किया जाए, शिक्षा की प्रणाली को अच्छा बनाया जाए, बल्कि इंडिया के कई लोग भी ऐसा चाहने लगे थे। अब उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स थे उनके आगे रिक्वेस्ट की, उनको कहा कि आप स्कूल खोलें, उनको मतलब एक जिसको कहते हैं ना अर्ज्ड करना, आह्वान करना, उनके आगे रिक्वेस्ट करना कि आप लोग नए स्कूल और नए यूनिवर्सिटीज़ और नए कॉलेज वगैरह ये खोलो। ठीक है, तो ऐसा करते करते उन लोगों ने इन ब्रिटिशर्स के साथ मिलके एजुकेशन से रिलेटेड काम करना शुरू किया। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंग्लिश एजुकेशन हैज़ एनस्लेव्ड अस। अब यहाँ पे महात्मा गांधी जी के बारे में बात आएगी। इंग्लिश एजुकेशन हैज़ एनस्लेव्ड अस, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। गुलाम बना दिया है मतलब हमें एनस्लेव्ड कर दिया है। महात्मा गांधी जी इसके अगेंस्ट थे। क्या थे? महात्मा गांधी जी का कहना ये था कि कॉलोनियल एजुकेशन जो है वो इंडियंस के माइंड में एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स ला देती है, या इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स ला दिया है। यहाँ पर यहाँ के लोग जो हैं वो क्या है, वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है या जो सभ्यता है वहाँ की, वेस्टर्न सभ्यता को वो सुपीरियर मानने लग गए हैं, अच्छा मानने लगे हैं। अपनी इंडियन जो सभ्यता है उसको भूलने लग गए हैं, उसको निग्लेक्ट करने लगे हैं सिविलाइजेशन को। ठीक है, तो अपनी संस्कृति के प्रति उनका जो गौरव है, जो उनकी जो एक प्यार है, एक जो प्राइड है, उसको ये ख़त्म होता हुआ देख रहे थे महात्मा गांधी। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो शिक्षा है ये एक पॉइजन से भरी हुई है और ये सिनफुल है। सिनफुल इन द मीन्स के पाप से भरी हुई है, पाप। इस शिक्षा ने हमें भारतीयों को दास बना दिया है, गुलाम बना दिया है, एनस्लेव्ड अस। ठीक है, इन लोगों ने हमारे ऊपर एक ऐसा प्रभाव डाल दिया है ब्रिटिशर्स ने कि हमारे जो इंडियंस हैं वो अपने देश के बारे में ना सोच के वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में सोचने लग गए हैं। ठीक है, अब वो क्या करते थे, इंडियंस लोग क्या करते थे, पश्चिमी चीज़ों को ही उसकी प्रशंसा करने लगे थे, प्रेज करने लगे थे, अपनी इंडियन चीज़ों को पसंद नहीं करने लगे थे। तो इन एजुकेशन सेंटर में पढ़ने वाले जितने भी इंडियंस थे वो ब्रिटिश शासन को पसंद करने लग गए थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के फेवर में थे कि उनका कहना ये था कि बच्चों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाया जाए, ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को, जो स्टूडेंट्स थे, उनको अर्ज किया, उनको एक प्रेरणा दी, उनको ये कहा कि आप ये जो सेंटर्स, जिन सेंटर्स में आप पढ़ रहे हो, इंग्लिश सेंटर्स में आप पढ़ रहे हो, उनको छोड़ दो, उससे क्विट कर लो और उनके गुलाम बने रहने की ज़रूरत नहीं है। महात्मा गांधी जी ने स्ट्रांगली ये चीज़ फील की कि ये शिक्षा जो है केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए, यानी इंडियन लैंग्वेज में ही इंडियन लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए, उनको वही टीचिंग्स दी जानी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में दी जा रही जो एजुकेशन है वो हमारे इंडियंस को हैंडीकैप कर देगी, हैंडीकैप बना देगी, और उन्हें सोशल जो कहते हैं ना कि एक
सराउंडिंग्स में, सोशल सराउंडिंग्स में से उनको काट दिया गया है, अलग कर दिया गया है। जो इंडिया की हमारी सोशल सराउंडिंग थी, लोग मिलजुल के रहते थे, ये सारी चीज़ें, और अपनी ही ज़मीन के ऊपर हम अजनबी बन के रहेंगे, स्ट्रेंजर्स इन देयर ओन लैंड। उनका कहना ये था कि अगर ये बच्चे ऐसे इंग्लिश शिक्षा पढ़ेंगे तो अपनी ही ज़मीन के ऊपर, अपनी ही भारत की भूमि के ऊपर वो स्ट्रेंजर्स की तरह रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेनली इस टॉपिक में क्या है कि महात्मा गांधी ये चाहते थे कि बच्चों को हाथ का हुनर सिखाया जाए, क्राफ्ट वर्क सिखाया जाए। तभी वो चरखे के ऊपर जोर देते थे कि बच्चे हाथ से कुछ बनाना सीखें, हाथ से कुछ करना सीखें। वो कहते थे कि वेस्टर्न शिक्षा जो है, वेस्टर्न एजुकेशन जो है ना, वो एक ओरल एजुकेशन के बजाय बच्चों को खाली रीडिंग और राइटिंग के ऊपर जोर देती है। रीडिंग राइटिंग से बच्चा वो नहीं सीख सकता कि जो बच्चा अपने हाथ से काम करने, प्रैक्टिकल वर्क जो है, उससे बच्चे का माइंड शार्प नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें इसमें आई कि हाथ से काम करना ज़रूरी होता है। अगर बच्चा हाथ से काम करना सीख जाएगा तो वो अपनी रोज़ी रोटी, अपना कमाई का साधन, या कुछ भी जो उनका प्रैक्टिकल वर्क था या प्रैक्टिकल उनकी सोच थी, उसके ऊपर वो ज़्यादातर जोर देते थे। ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, टैगोर्स अबॉर्ड ऑफ पीस, यानी टैगोर का शांति निकेतन। शांति निकेतन के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। क्या आप इसके बारे में ये बता सकते हो कि इसको इस्टेब्लिश किसने किया, इसकी स्थापना किसने की? इसको इस्टेब्लिश किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। 1901 में इन्होंने शुरू किया था। और टैगोर जब खुद बच्चे थे ना बेटा, तब वो देखो कि एक बड़ी, आप लोग सुन के हैरान होंगे कि वो खुद भी स्कूल जाने से बड़ा डरते थे। वो कहते थे कि मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, मैं खुद स्कूल जाना पसंद नहीं। वो स्कूल को एक घुटन वाला एक एटमॉस्फेयर मानते थे कि वहाँ जाके बच्चे अपनी आज़ादी से पढ़ नहीं सकते, खेल नहीं सकते, ऑप्रेसिव मानते थे, सफोकेटिंग एटमॉस्फेयर मानते थे। स्कूल अपीयर्ड लाइक अ प्रिजन, वो जेल मानते थे। ही फेल्ट लाइक डूइंग, वो कहते थे कि हमें ऐसा होना चाहिए, स्कूल का माहौल, एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि बच्चा आज़ादी से कहीं घूम सके और अपनी मर्जी से कुछ कर सके। उसको सिखाया जाना चाहिए, लेकिन फ्रीली, फ्री ऑफ माइंड। ऐसा नहीं कि बाउंडेशंस में, वो बाउंडेशंस में रहना पसंद नहीं करते थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। स्कूल में बच्चा अपनी मनचाही तरीके से कुछ कर नहीं सकता। तो ऐसे ही उन्होंने कलकत्ता के अपने, जो उनका अपना स्कूल था, वहाँ से अपने एक्सपीरियंसेस से उन्होंने क्या किया, टैगोर के विचारों में या उनकी थॉट थिंकिंग्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। तो उन्होंने बड़े होकर एक स्कूल ऐसा ही खोलना चाहा जहाँ पे फ्री और क्रिएटिव बातें बच्चे सीख सकें। तो उन्होंने कलकत्ता के नज़दीक 100 किलोमीटर दूर रूरल विलेज में उन्होंने इस ऐसा स्कूल खोलने का एक फैसला लिया, और उन्होंने खोला जहाँ पे एक बिल्कुल प्योर वातावरण हो, प्योर एटमॉस्फेयर हो, आसपास प्रकृति, नेचुरल एटमॉस्फेयर में उन्होंने शांति निकेतन के नाम से ये चीज़ खोली। जबकि इसमें हम देखते हैं कि टैगोर और महात्मा गांधी के जो काम जो थे शिक्षा के प्रति, एजुकेशन के प्रति, उनकी सोच सिमिलर थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दोनों की बातों के बीच में फ़र्क था, डिफरेंस था। क्योंकि गांधी जो थे वो वेस्टर्न एजुकेशन और टेक्निकल और साइंस से रिलेटेड, ये प्रैक्टिकल जो बातें तो सीखते थे, लेकिन साइंस से रिलेटेड और मशीनों से करने वाले काम के अगेंस्ट थे। तो लेकिन इसके अलावा जो टैगोर थे वो मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन या इंडियन जो शिक्षा है उसके दोनों का मिश्रण, कहते हैं ना, मिक्सचर चाहते थे। वो कहते थे बच्चे वो भी सीखें और वो भी सीखें, यानी इंडियन चीज़ें भी सीखें और वेस्टर्न चीज़ें भी सीखें, यानी उनको हर चीज़ आनी चाहिए, हर चीज़ में वो परफेक्ट होने चाहिए। तभी उन्होंने अपने शांति निकेतन में उन्होंने क्या किया, आर्ट एंड क्राफ्ट है, म्यूज़िक है, डांस है, साइंस है, टेक्निकल वर्क्स हैं, सारी चीज़ें उनको सिखाने की कोशिश की। ठीक है। तो बहुत सारे जो लोग थे वो इस बारे में सोचने लग गए थे कि एक नेशनल जो एजुकेशन सिस्टम जो है उसकी एक ऐसी रूपरेखा होनी चाहिए, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हर कोई उसमें नई व्यवस्था, नया परिवर्तन चाहता ही है, चेंजेस
चाहता ही है, हर कोई चाहता है। आजकल के पेरेंट्स भी यही चाहते हैं, आजकल के बच्चे भी यही चाहते हैं कि ये होना चाहिए स्कूल में, ऐसा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अल्टरनेटिव्स जो हैं वो होने चाहिए। तो ये हमने देखा कि लास्ट में नेशनल एजुकेशन जो है उसके लिए लास्ट जब हमारा इंडिया आज़ाद हो गया तो उसके बाद भी एजुकेशन प्रणाली को लेके, एजुकेशन सिस्टम को लेके जो डिबेट्स जो थी हैं वो चलती रहती थी या चलती रही हैं, आज भी ऐसा ही होता है। तो नाउ योर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड, रीड दिस चैप्टर थॉरली।